सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज के वीडियो में मैं 2 टॉपिक कवर कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे काला सागर क्षेत्र पर। देखेंगे काला सागरीय क्षेत्र में ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से चर्चा के केंद्र में आ गया है, और साथ ही साथ काला सागर की कुछ ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन को देखेंगे जो आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। वहीं जो दूसरी खबर है, इसमें हम बात करेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के कुछ आंकड़ों पर जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आइए इन्हीं दोनों खबरों को एक एक करके विश्लेषित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे काला सागर क्षेत्र पर। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर एक मैप है। इस मैप में आपको दिखाई दे रहा होगा एक देश तुर्की। अब तुर्की का जो विस्तार है आप जानते ही हैं, सिर्फ एशिया में नहीं है, यूरोप में भी है। इसीलिए अगर तुर्की के आप पूरब से पश्चिम की ओर बढ़िए तो आपको एक पतला सा एरिया दिखाई देगा, और यह जो इस्तांबुल जहाँ पे लिखा हुआ है आप इसको देखिए, ये पश्चिम वाला तुर्की का ही भाग है। अब आप तुर्की को देख रहे हैं, चूंकि पूरे टॉपिक में तुर्की का जिक्र बार बार आएगा, तो यहाँ पर कुछ और देशों को देखिए। तुर्की से थोड़ा सा दक्षिण की ओर देखिए, आपको एक द्वीपीय देश दिखाई देगा जिसका नाम है साइप्रस। अब साइप्रस से थोड़ा सा क्या करिए, आप जो है कि पश्चिम की ओर आइए, एक आइलैंड दिखाई देगा क्रीट, जो कि ग्रीस का है। ध्यान दीजिए किसका है, क्रीट जो ये द्वीपीय क्षेत्र है ये किसके अधिकार क्षेत्र का है, यह जो है कि ग्रीस का। अब ग्रीस कहाँ है इसको भी देख लीजिए। अगर आप तुर्की से थोड़ा सा पश्चिम की ओर देखेंगे तो आपको लिखा दिखाई देगा ग्रीस, और इसकी राजधानी एथेंस। ये देश देख लिया आपने, बुल्गारिया को भी आपने देख लिया, और बुल्गारिया की जो बाउंड्री है वह लग रही है जो पश्चिम में जो है कि यूरोपीय क्षेत्र में जो तुर्की है उससे लग रहा है। अब इसके बाद थोड़ा सा और देखिए, जो ब्लैक सी के पास वाले जो देश हैं उनको और देखिए। यहाँ पर एक देश दिखाई देगा ब्लैक सी से लगा हुआ, रोमानिया। उसके बाद एक देश दिखाई देगा यूक्रेन, और फिर यहाँ पर रूस दिखाई देगा, और फिर जॉर्जिया दिखाई देगा, और टर्की तो आप देख ही पा रहे हैं ये लगा हुआ। इसके अलावा कुछ और मैप देखिए, यह मैप आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन्हीं से प्रश्न बनेंगे, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो प्रश्न गलत हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको भूमध्य सागर अर्थात मेडिटेरियन सी लिखा दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर टेक्स्ट थोड़ा ज़्यादा क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्रीट जो द्वीपीय क्षेत्र मैंने वो दिखाया था वह भी लिखा दिखाई दे रहा है, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है ग्रीस। यहीं पर साइप्रस लिखा दिखाई दे रहा है, एथेंस लिखा दिखाई दे रहा है जो ग्रीस की राजधानी है, और यहीं पर एक सागरीय क्षेत्र देखिए वह है एजियन सागरीय क्षेत्र। अब एजियन सागर क्षेत्र जो है वह किसका एक भाग है, मेडिटेरियन सी अर्थात भूमध्य सागर का एक भाग। अब हमें क्या करना है, भूमध्य सागर से एजियन सागर होते हुए हमें कहां तक जाना है, काला सागर। तो हम क्या करेंगे, एजियन सागर से एक जल संधि का सहारा लेंगे, और इस जल संधि का नाम है डॉर्डेनस जल संधि। डॉर्डेनस जल संधि को हम पकड़कर जब हम पूरब की ओर बढ़ेंगे तो हम आ जाएंगे एक सागरीय क्षेत्र में जिसका नाम है सी ऑफ मरमरा। सी ऑफ मरमरा आपने बिल्कुल सही सुना, यह जो है कि ब्लैक सी और एजियन सागर के क्षेत्र में एक बंद जो है कि सागरीय क्षेत्र है, सी ऑफ मरमरा। तो एजियन सागर से डॉर्डेनस जल संधि के माध्यम से हम पहुंच जाएंगे सी ऑफ मरमरा से, और सी ऑफ मरमरा के माध्यम से अगर हमें ब्लैक सी में जाना है तो हमें एक और जल संधि का सहारा लेना होगा, इसका नाम है बॉस्फोरस जल संधि। अब बॉस्फोरस जल संधि से हम कहाँ होते हुए कहाँ पर आ गए, ब्लैक सी आ गए। अब ब्लैक सी में जब आ जाएंगे तो इसके पास अगर देखेंगे तो एक और सागरीय क्षेत्र दिखाई देगा, वह है सी ऑफ एजोव, एजोव सागर। तो एजोव सागर तक जाने के लिए ब्लैक सी से हमें फिर से एक जल संधि का सहारा लेना होगा, और उस जल संधि का नाम है कर्च जल संधि। कर्च, जी हाँ आपने सही सुना, कर्च जल संधि। अब देखिए इसको थोड़ा सा एक और मैप से मैं आपको दिखाता हूँ।
यहाँ पर देखिए ब्लैक सी है और ब्लैक सी से लगे वाले जो क्षेत्र हैं उनको देखिए। अब ब्लैक सी के दक्षिण में देखिए तुर्की लिखा दिखाई देगा। फिर यहाँ थोड़ा सा अगर आप पश्चिम में देखेंगे बुल्गारिया, फिर रोमानिया, फिर यूक्रेन, और फिर देखिए आपको क्रीमिया प्रायद्वीप क्षेत्र दिखाई देगा है, और यहीं पे एजोव सी और रूस और फिर जॉर्जिया दिखाई दे। अगर आप जो है कि आप यहाँ से ब्लैक सी से एजोव सी में जानना चाहते हैं तो मैंने जिस जल संधि का कर्ज जल संधि का उल्लेख किया उसका सहारा लेना होगा। ये जो जितने देश हैं इनका नाम बार बार जिक्र इनका आएगा, इसलिए आप इन देशों का नाम याद रखिएगा। फिर से तुर्की और जो है कि ग्रीस और साइप्रस की लोकेशन देख लीजिए, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा जिक्र आने वाला है। ग्रीस की लोकेशन देख लीजिए और आपने साइप्रस की लोकेशन देख लिया। अब आइए टेक्स्ट से मैं आपको परिचित करवाता हूँ। कृष्ण सागर या काला सागर एक महाद्वीपीय समुद्र है जो दक्षिणी पूर्वी यूरोप, कॉकेसस पर्वतीय क्षेत्र, अनातोलिया प्रायद्वीपीय और पठारी क्षेत्र से घिरा हुआ है। यह बॉस्फोरस जल संधि के माध्यम से मरमरा सागर से जुड़ा है। कर्च जल संधि के द्वारा एजोव सागर से जुड़ा है। पश्चिम की ओर डॉर्डेनल जल संधि क्या करती है, एजियन और मरमरा सागर को जोड़ती है। इसका जो क्षेत्रफल है वह 4,36,400 किलोमीटर है। अधिकतम जो गहराई है 2,212 मीटर है, और जो इसका कोस्टल एरिया है अर्थात जो तटवर्ती क्षेत्र है वह क्या है, उथला है। इसके जो सबसे लंबी पूर्व और पश्चिम अगर विस्तार देखने का प्रयास करेंगे तो यह है 1,175 किलोमीटर। इससे लगे हुए जो प्रमुख देश हैं वह है बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया और तुर्की। इस सागर के साथ सबसे लंबी जो सीमा बाउंड्री शेयर करता है वह देश है तुर्की। अब ये जो ब्लैक सी वाला क्षेत्र है इसमें क्या होता है, डैन्यूब, नीपर, निस्तर, डॉन, रियोनी, दक्षिणी वग जो है कि नदियां इसमें जल आपूर्ति करती हैं। तो ये जो नाम है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सा, डैन्यूब, नीपर, निस्टर, डॉन, रियोनी। उसके बाद जो है कि काला सागर न सिर्फ जल की आपूर्ति के लिए इंपॉर्टेंट है, अर्थात इस क्षेत्र में जो भी मौसम बनेगा, क्लाइमेट बनेगा, उसमें इसका योगदान बहुत ज़्यादा है। आपने देखा होगा जो कोई झील वाला क्षेत्र भी होता है तो भी उसका वहाँ के इकोसिस्टम पे बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। ये तो बहुत बड़ा सागरीय क्षेत्र है। नदियों के निकास की दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ यह जो क्षेत्र है यहाँ पर औसादी चट्टानें पाई जाती हैं। जो ब्लैक सागर वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे औसादी चट्टानें पाई जाती हैं, और औसादी चट्टानों की विशेषता हम किस रूप में जानते हैं, यहाँ पर हमें क्या मिलते हैं, जीवाश्म ईंधन मिलते हैं, अर्थात पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के मिलने की पॉसिबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। अगर मैं आपको आसानी से समझाने का प्रयास करूं तो असम वाला क्षेत्र आप देखिए, आपको क्या मिलेगा, औसादी चट्टान, वहां पे आपको पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मिलता है। ठीक है, आप जो है कि मुंबई वाला क्षेत्र जो कोस्टल एरिया वाला क्षेत्र है वहां पर देख लीजिए। तो विश्व में आप जहां भी चाहे गल्फ खाड़ी वाले क्षेत्र देख लीजिए, आप वेनेजुएला को देख लीजिए, आप लीबिया देख लीजिए, तो अल्जीरिया देख लीजिए, जितने देश देखेंगे उनका जो कोस्टल तटीय क्षेत्र होता है वहां पर औसादी चट्टानें होती हैं, और यहीं पर क्या होता है, पेट्रोलियम मिलता है। इसके पीछे का कारण यह है कि कभी यहाँ पर क्या हुआ, बन रहे होंगे, वनस्पति रही होंगी और वह दब गए हैं, और दबने की वजह से लंबे समय तक क्या होता है, जब उनका अपघटन होता है तो वह क्या हो जाता है, उनका केमिकल, जो भी पौधे जो भी जीव रहे उनका केमिकल चेंजेस हो जाते हैं, और वह क्या हो जाते हैं, जीवाश्म ईंधन के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो पूरा हमें समझना है काला सागर को, वह किस संदर्भ में समझना है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के संदर्भ में। हाल ही में क्या हुआ है कि तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप अर्दोआन ने घोषणा किया है कि काला सागर में अब तक के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस के भंडार को तुर्की ने खोज लिया है। खोजा गया ये जो भंडार है ये तुर्की के तट से लगभग 100 नॉटिकल मील उत्तर में है। तो उत्तर का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे देश में पहुंच जाएंगे, इसीलिए मैंने इसका क्षेत्रफल आपको बता दिया। तो लगभग 100 नॉटिकल मील उत्तर में है, और ये कहाँ है, काला सागर क्षेत्र में स्थित है। उन्होंने कहा कि फतेह नामक ड्रिलिंग जहाज से 320 अरब क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस भंडार टूना 1 नामक कुएं में खोजा गया है। अब टूना 1 क्या है ये आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान दीजिएगा, यह वह एक कुआं क्षेत्र है। जैसे हमारे यहाँ पर आपने देखे असम वाले क्षेत्र में देखे होंगे, तो जहाँ पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस मिलते हैं तो वहाँ पर ड्रिलिंग की जाती है, कुएं बनाए जाते हैं, तो उनका नाम दिया जाता है। तो टूना 1 क्या है, एक कुआं है जिससे क्या हुआ, 320 अरब क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस खोजने का ऐलान किया गया है
तुर्की के द्वारा। चूंकि काला सागर क्षेत्र में और भी तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार के मिलने की संभावना है, इसलिए तुर्की ने कहा है कि वह नए गैस भंडार की खोज जारी रखेगा, जबकि 320 अरब क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस का भंडार उसे मिल चुका है। जो खोजा गया प्राकृतिक गैस का भंडार है उसके संदर्भ में तुर्की ने कहा है कि उसका लक्ष्य है वर्ष 2023 तक इसके दोहन को प्रारंभ करना। अब प्रारंभ करना का मतलब यह है कि वर्ष 2023 अर्थात 3 वर्ष बाद इनका लक्ष्य इन्होंने रखा है कि क्या करेंगे, इसका दोहन प्रारंभ कर देंगे। हालांकि कठिन है, आगे चल के बताऊंगा। तुर्की ने ये जो सफलता प्राप्त की है, इसके लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वह है इनका जो जहाज है, और यह जो जहाज है इसका नाम है फतेह। तो जो फतेह जहाज है यह आपसे पूछा जा सकता है कि आखिर ये किस वजह से था। दूसरा जो जहाज था वह था यावुज, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, तो दूसरा जहाज था जो है यावुज, इसके जरिए क्या किया गया, खोदा गया और यहाँ पर 9 बार ड्रिलिंग की गई, खुदाई की गई, उसके बाद ये सफलता मिला। इससे यह पता चलता है कि जिस क्षेत्र में हमने एक बार खुदाई की, हो सकता है वहाँ पर पहली बार में ना मिले, लेकिन अगर हम गहराई बढ़ाएंगे, उसके थोड़ा सा दाएं बाएं वाले क्षेत्रों को भी हम देखने, एक्सप्लोर करने का प्रयास करेंगे तो हमें मिल सकता है, जैसे यहाँ पर मिला हुआ है। और इसमें पूछा जा सकता है कि वो कौन सा जहाज है, तो फतेह का नाम आप क्या करेगा, याद रखिएगा। 9 बार ड्रिलिंग करने के बाद यह इनको रिसोर्स मिला है। यह जो गैस के भंडार हैं ये समुद्र के भीतर इनको मिले हैं लगभग 2100 मीटर की गहराई पर। यानी ऐसा नहीं हुआ इन्होंने जमीन को मिट्टी हटाया और उनको मिल गया, काफ़ी गहराई पर मिला है। और आपने एक चीज़ ध्यान दिया होगा कि भारत के कोस्टल एरिया में भी कई बार कहा जाता है कि हमारे पास रिसोर्सेस मिलने की संभावना ज़्यादा है, लेकिन हमारी जो ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी है वो थोड़ा सा अभी इतनी एडवांस नहीं है, जिस वजह से हम बहुत तेज़ी से एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे। हालांकि जितना तेज़ी से एक्सप्लोर करेंगे दोहन भी उतना ही तेज़ी से होगा। खैर, तुर्की ने यह भी कहा है कि वह 1400 मीटर की और गहराई तो खुदाई करेगा, जिससे उसे क्या हो सके, और गैस मिलने की संभावना। अर्थात उनके पास जो डेटा है उसके अनुसार क्या है, लगभग 3500 मीटर की गहराई तो उनके पास यह पता चला है कि हमें पर्याप्त बहुत ज़्यादा गैस, प्राकृतिक गैस मिलने की संभावना है। तो अभी जो 320 अरब क्यूबिक मीटर मिला है वो तो 2100 मीटर की गहराई में मिल गया, और इन्होंने कहा है कि आगे चलकर हम क्या करेंगे, 1400 मीटर की और गहराई तक खुदाई करवाएं। माना जा रहा है इस खोज के बाद तुर्की को प्राकृतिक गैस के लिए रूस, ईरान और अजरबैजान पर जो उसकी निर्भरता है वह कम होगी। और साथ ही तुर्की जो है कि जो तुर्की की अर्थव्यवस्था है खराब हो रही थी, उसमें क्या आएगा, सुधार आएगा। अब तुर्की की अर्थव्यवस्था इसलिए खराब हो रही थी क्योंकि इनको क्या करना पड़ रहा होगा, तेल को खरीदना पड़ रहा होगा। एक तो कोविड-19 और दूसरी अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब हो, तो आप समझ सकते हैं। इस खोज का पता तुर्की के जो जहाज जिसका नाम फतेह है लगाया गया है, ये पूछा जा सकता है किस नाम पर रखा गया है। तो ये जो है कि उस्मानिया सल्तनत के सुल्तान रहे फतेह सुल्तान महमद के नाम पर रखा गया है। तो फतेह सुल्तान महमद कौन थे, उस्मानिया सल्तनत के सुल्तान थे, और इन्होंने 1453 में कुस्तुनतुनिया पर क्या किया था, कब्जा कर लिया था। वर्ष 2023 तक यदि तुर्की यहाँ से गैस निकालकर इसका प्रयोग प्रारंभ कर देता है तो ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम होगा, क्योंकि वर्ष 2023 में तुर्की क्या कर रहा है, अपने गणतांत्रिक देश के रूप में अपने 100 साल क्या कर रहा है, पूरे कर रहा है। और 100 साल पूरे करना और उस पर इतनी बड़ा अचीवमेंट अर्थात इतने बड़े गैस का पता लगा लेना कहीं ना कहीं बड़ी चीज़ है। इससे क्या है, यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनकी जो छवि खराब हो रही थी, उनका जो लोकप्रियता में कमी आ रही थी, उसमें तो सुधार होगी ही होगी। साथ ही साथ देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा बूस्टअप मिलने का संभावना है। तुर्की का लक्ष्य ये है कि हम जब 2023 में इसको दोहन प्रारंभ करेंगे तो हम क्या करेंगे, गैस की निर्यातक अर्थव्यवस्था के रूप में खुद को स्थापित करेंगे। ये क्या है, तुर्की का लक्ष्य है। हालांकि अभी तक ये जो इन्होंने कहा है कि निर्यातक अर्थव्यवस्था में कन्वर्ट करना है, तो जब तक चीज़ें एक्सप्लोर ना होने लगे, जब तक जो है कि निकलने ना लगे, तब तक एक्चुअल मात्रा का निर्धारण नहीं किया जा सकता। खैर, तुर्की अभी तक ऊर्जा आयात पर बड़ी रकम खर्च कर रहा था। जैसे वर्ष 2019 में ही तुर्की ने 41 बिलियन अमेरिकी डॉलर इस पर ऊर्जा पर खर्च किया। इससे क्या होगा, यह जो आयात पर होने वाला खर्च है भविष्य में कम होगा, और इससे क्या होगा, तुर्की जो है कि अपनी अर्थव्यवस्था में किन्हीं अन्य क्षेत्रों में पूंजी लगा सकता है। इसी माह बढ़ती हुई महंगाई और चालू खाता घाटा अधिक होने के कारण तुर्की की जो मुद्रा है जिसका नाम है लीरा, इसके मूल्य में गिरावट आई थी। लेकिन जैसे ही इसने घोषणा की कि हमने ऐसा खोज लिया है, इसके बाद जो मुद्रा है उसमें क्या हुआ है, उसकी मांग बढ़ी है, और मांग बढ़ने की वजह से क्या हुआ, मुद्रा के मूल्य में सुधार हुआ है।
तुर्की ने भले ही कहा हो कि अगले 3 वर्ष में उत्पादन प्रारंभ करेगा, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इसमें लगभग तुर्की को 1 दशक का समय लगेगा और साथ ही साथ तुर्की को इसके दोहन के लिए तकनीकी सहयोग की आवश्यकता होगी, चाहे वो रूस से ले या किसी अन्य देश से ले, क्योंकि तुर्की के पास अपतटीय गैस भंडार अर्थात ऑफशोर गैस फील्ड विकसित करने का अनुभव नहीं है। समीक्षकों का यह भी कहना है कि 320 अरब क्यूबिक मीटर का गैस भंडार बड़ा है, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं कि तुर्की को ऊर्जा का केंद्र बना दे। इसके लिए तुर्की को क्या करना होगा, और अधिक खोज करना होगा, और तुर्की ने कहा भी है कि क्या करेगा, खोज करेगा। ये जो गैस भंडार मिला है मिस्र द्वारा भूमध्य सागर में खोजे गए जोहर गैस भंडार। तो ये आपसे पूछा जा सकता है आखिर जोहर गैस भंडार किसका है, तो मिस्र का है। तो जोहर गैस भंडार जो खोजा गया है उसका मात्र 1/3 है, क्योंकि जो जोहर गैस भंडार है इसमें जो गैस मिलने की संभावना है वो 850 अरब क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस होने की संभावना है, और इसमें जो अभी खोजा गया है काला सागर क्षेत्र में तुर्की के द्वारा वो तो 320 अरब क्यूबिक मीटर ही कहीं ना कहीं है। तो इस तरह से ये भी ध्यान रखना है। तुर्की का जो काला सागर के क्षेत्र में जो एक्सप्लोर कर रहा है, वो खोज कर रहा है, इसी प्रकार की खोज वो भूमध्य सागर में भी कर रहा है, अर्थात भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो पूर्वी भाग है जो मैंने आपको दिखाया था वहां पर भी तेल और प्राकृतिक गैस की खोज कर रहा है। इसी माह तुर्की ने पूर्वी भूमध्य सागर में ग्रीस के द्वीप के पास, तो ग्रीस का जो द्वीपीय क्षेत्र मैंने दिखाया उसकी लोकेशन याद कीजिए, तो ग्रीस के द्वीप के पास तट के समीप जो है कि गैस खोजने के लिए तुर्की ने आदेश दिया, कहा कि ये हमारे समुद्री क्षेत्र के अंतर्गत आता है, हम यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसकी वजह से क्या हुआ, ग्रीस और तुर्की में विवाद बढ़ चुका है। तुर्की द्वारा खोज के लिए भेजे गए जहाज के बाद वहां पर जो युद्धपोतों की संख्या बढ़ गई है, अर्थात ये जो ऐसे जहाज जो सैनिक जहाज होते हैं इनकी संख्या बढ़ा दी गई। तनाव इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि यह जो देश हैं ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन किसका सहयोग ले, क्योंकि दोनों ही देश क्या है, नाटो के सदस्य देश हैं। तो नाटो के सदस्य होने के नाते इनका म्यूचुअल एक दूसरे की रक्षा करने की जिम्मेदारी है। देखते हैं आखिर क्या होता है। इस बढ़ते विवाद के बीच फ्रांस भी कूद आया है और फ्रांस ने ग्रीस के समर्थन में एक समुद्री जहाज वहाँ पर भेज दिया है। तो तुर्की का विवाद जो है देखिए वह क्या कर रहा है, काला सागर क्षेत्र में तो कर रहा है, लेकिन भूमध्य सागरीय वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर जो खोज कर रहा है उससे विवाद बढ़ गया है। और तुर्की का न सिर्फ ग्रीस के साथ विवाद है, बल्कि इसने साइप्रस के जो कोस्टल एरिया है, तटीय क्षेत्र हैं, जो द्वीपीय क्षेत्र हैं, वहां पर भी खोज प्रारंभ किया है, और इसकी वजह से साइप्रस के साथ भी क्या हुआ, इसका तनाव बढ़ गया है। तुर्की की इस गतिविधि को साइप्रस ने यह कहा है कि हमारे अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण है, हमारे संप्रभुता का उल्लंघन है। अब देखिए यहाँ तक तो वह चीजें थी जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से थी। अगर आप थोड़ा सा इसको IR के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो यह तुर्की का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वह यह है कि वह कितनी जल्दी सुपर पावर बन जाए, और उसका एक ही मोटो है, वह है कि मुस्लिम कम्युनिटी वाले देशों का सुपर पावर बनना। अर्थात आपको पता है कि इस्लामिक सहयोग परिषद नाम की एक संस्था है जिसका हेड है इस समय सऊदी अरब, तो चाहता यह है कि उसके पास जितनी जल्दी से हो सके वह सऊदी अरब का स्थान ले ले, और उसी क्रम में यह चाह रहा है कि जितना अधिक से अधिक जो भी हमारे एरियाज हैं उन पे हम तेल की खोज करें। दूसरा, जिस तरह से तुर्की डायरेक्शन में बढ़ रहा है, खोज की इतनी तेजी से बढ़ रहा है, देशों के साथ इसके विवाद बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में लोगों का कहना है कि काला सागर क्षेत्र दक्षिणी चीन सागर क्षेत्र की तरह तनाव का कारण बन सकता है। मुख्य परीक्षा में ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि आखिर ऐसा काला सागरीय क्षेत्र या भूमध्य सागरीय क्षेत्र में ऐसा क्या है जिसकी वजह से यह संभावना व्यक्त की जाती है कि वो दक्षिणी चीन सागर की तरह तनाव वाला क्षेत्र बन सकता है। इसके पीछे कारण है यहाँ पर मिलने वाले रिसोर्स, अर्थात पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की जो है कि उपलब्धता। आई होप आप पूरे टॉपिक को और डायनेमिक तरीके से सोच पा रहे होंगे, क्योंकि यदि मैं सभी चीज़ों को सोचने पर मजबूर करूंगा तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। यूरोपीय संघ ने तुर्की को पूर्वी भूमध्य सागर में तुर्की को तुरंत अपने खोजी अभियान को रोकने के लिए कहा, लेकिन तुर्की ने इस साल के अंत तक अन्य जहाज़ों के माध्यम से भूमध्य सागर में गतिविधि बढ़ाने को कहा है, और वह जो है कि क्या है, अब आगे बढ़ना चाहता है। तो आप समझ सकते हैं तनाव तो बढ़ेगा। खैर, जो भी अपडेट होगा तो आप इसको कई तरीके से सोचिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर मैं उस पर बात करूँगा तो ज़्यादा वीडियो खिंच जाएगा। अब हम बात करेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण 2020
2020 के आंकड़ों पर। शहरी स्वच्छता को बढ़ावा देने, शहरों को प्रोत्साहित करने और उन्हें प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने वर्ष 2016 में स्वच्छ सर्वेक्षण के माध्यम से शहरों को रैंकिंग देना प्रारंभ किया। वर्ष 2016 में इनका पहला सर्वेक्षण जारी किया गया और इसमें बहुत कम शहरों को शामिल किया गया था, केवल 73 शहरों को इसमें शामिल किया गया। लेकिन अगले ही वर्ष 2017 में शहरों की संख्या बढ़ा दी गई, 434 कर दिए गए, 2018 में 4203 और जो है कि वर्ष 2019 में इनकी जो संख्या थी 4237 बढ़ गई। अर्थात आप देख पा रहे होंगे शहरों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। हाल ही में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के जो मंत्री है हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण के 5वें संस्करण अर्थात स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 को जारी किया और इसमें जो देशों की संख्या है इसमें जो शहरों की संख्या है वह 4242 है। तो इस तरह से अगर लास्ट ईयर के डेटा से आप इसको कंपेयर करें तो 5 शहरों को अधिक हमने इसमें क्या कर लिया है, शामिल कर लिया है। इस सर्वेक्षण में जो अभी आया हुआ है, इस सर्वेक्षण में जो इंदौर शहर है उस लगातार चौथी बार 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो शहर हैं उनकी श्रेणी में प्रथम आया है। सूरत और नवी मुंबई को क्रमशः जो है कि दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। गंगा किनारे बसे शहरों की कैटेगरी में वाराणसी को सबसे अच्छी रैंकिंग दी गई है। नई दिल्ली को सबसे स्वच्छ राजधानी शहर के रूप में चुना गया है। जालंधर छावनी बोर्ड को देश के सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड के रूप में रखा गया है। इसके बाद दिल्ली छावनी बोर्ड और मेरठ छावनी बोर्ड का स्थान आया है। उसके बाद अगला जो फैक्ट है, 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ को सबसे स्वच्छ राज्य का स्टेटस प्रदान किया गया है। और इसके बाद जो कैटेगरी है वह है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की। अर्थात जो है कि अगर छत्तीसगढ़ के बाद किसी राज्य का नाम आता है तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश किस कैटेगरी में, 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों की श्रेणी में। उसके बाद 100 से कम अगर स्थानीय निकाय वाले राज्यों की श्रेणी में देखेंगे तो झारखंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। पहले सर्वेक्षण जो हुआ था वर्ष 2016 में, ये आपसे फैक्ट पूछा जा सकता है कि सबसे स्वच्छ शहर का जो स्टेटस था वो किसको मिला था, याद रखिएगा मैसूर को। उसके बाद से क्या है, लगातार इंदौर का कब्जा इस पर बना हुआ है। सबसे स्वच्छ शहरों का बड़े शहरों की अगर सूची में देखें तो पटना को सबसे नीचे आया हुआ है। राजधानी के मामले में देखें तो भोपाल 7वें स्थान पर है, चंडीगढ़ 8वें स्थान पर है, लखनऊ 12वें स्थान पर है और जयपुर 28वें स्थान पर है। सर्वेक्षण का आधार क्या रहा था, अपशिष्ट प्रबंधन, परिवहन, स्वच्छ जल, शौचालय सुलभता, संवहनीय स्वच्छता, नागरिकों की सहभागिता, नवाचार, बहुत सी चीज़ों को इसमें शामिल किया गया था। इस सर्वेक्षण की जो जिम्मेदारी दी गई थी वह दी गई थी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को सौंपी गई थी। तो पूछा जा सकता है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया किस चीज़ का सर्वेक्षण करती है, तो ध्यान रखिएगा आपके शहरों का जो रैंकिंग है इसकी करती है। अब देखिए कुछ आपके पास स्क्रीन पर आप इंडेक्स देख पा रहे हैं कि 100 से ज़्यादा शहरी स्थानीय निकाय वाले सबसे स्वच्छ राज्य, तो जैसा कि मैंने बताया पहला स्थान आएगा छत्तीसगढ़, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा गुजरात, बाकी आगे भी लिखा हुआ है। उसके बाद 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले सबसे स्वच्छ राज्य, पहला झारखंड, दूसरा हरियाणा, तीसरा उत्तराखंड, चौथा सिक्किम। फिर उसके बाद अगला जो कैटेगरी है 10 लाख से अधिक आबादी वाले स्वच्छ शहरों की जो लिस्ट है, इसमें पहला इंदौर, दूसरा सूरत, तीसरा नवी मुंबई, चौथा विजयवाड़ा, पाँचवा जो है कि आपका अहमदाबाद, छठवां राजकोट, सातवां भोपाल, बाकी सब लिखें। 10 लाख से कम आबादी वाले स्वच्छ शहरों की जो लिस्ट है इसमें ध्यान दीजिएगा, पहला स्थान है अंबिकापुर, दूसरा स्थान है मैसूर, तीसरा है नई दिल्ली, चौथा है चंद्रपुर और बाकी सब। तो कुल मिलाकर जितने शहरों को इंपॉर्टेंट आपसे फैक्ट पूछे जा सकते हैं उनका यहाँ पर कलेक्शन है, आप एक बार इसको देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।